दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब हम प्रवेश करेंगे मध्यकालीन भारत के दौर में, यानी मध्यकालीन भारत में क्या क्या होता था, कैसे होता था, उस समय में हम जाकर जानेंगे। मध्यकालीन भारत में पहला पॉइंट है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारतीय इतिहास का वह काल जो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच में माना जाता था, यह काल लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता था। इस समय में भारत के कई राजवंशों और मुस्लिम शासकों को द्वारा शासन किया गया, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, राजपूत राज्य, ऐसे बहुत सारे काल जो है मध्यकालीन में पढ़ा गया। सबसे पहले हम भारत के मुस्लिम आक्रमणों के बारे में जानेंगे। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए, यानी भारत पे उन्होंने 17 बार आक्रमण किए। इसमें 1025 ईस्वी से में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का स्थापक माना जाता है। सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि उस समय का और आज के समय का भी जो है सोमनाथ मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता था। यहाँ पर सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न बहुत सारे थे जिन्हें लूट लिया गया, और यह भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर था। इसलिए यह घटना का धार्मिक महत्व भी बड़ा माना गया। आक्रमण के दौरान जो है मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई गई, और यह घटना भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणों और मंदिरों को लूट के उदाहरण के रूप में याद रखी जाती है। यानी विदेशियों ने हमारे मंदिर को लूट के रूप में भी याद रखी जाती है। बाद में सोमनाथ मंदिर कई बार जो है पुनः निर्माण किया गया, और आज भी यह भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। ग्यारह सौ 75 में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1194 ईस्वी में एक चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल राज्य जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी लौटने के क्रम में हो गई। अगला हमारा पॉइंट आएगा दिल्ली सल्तनत। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन का दौर हमने पढ़ लिया। अब हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण कालों के बारे में जानेंगे, उनके
बारे में जानेंगे कि आखिर में दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या क्या किया। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहले आते हैं गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश का स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ज्यादा उदार था, इसलिए उसे लाखों का दान करने वाले के नाम से जाना जाता था। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण और प्रारंभ करवाया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उनकी याद में कराया गया था। कुतुब मीनार भारत की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह दिल्ली में स्थित है। यह UNESCO विश्व धरोहर का स्थल माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया था। बाद में इल्तुमिश ने इसे पूरा करवाया। यानी शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और पूरा जो है इल्तुमिश ने किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 यानी 72.5 मीटर है। यह लाल बालू पत्थर संगमरमर से बनी है। इसमें 5 मंजिलें हैं। इसकी दीवार को कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यह दिल्ली सल्तनत की सत्यापत कला का सुंदर उदाहरण है। पास में लौह स्तंभ भी हैं, जिस पर जंग नहीं लगती। यानी वहां पे जो है लौह स्तंभ बने हुए जहाँ पे जंग नहीं लगती। कुतुब मीनार भारत का मध्यकालीन इतिहास का वास्तुकला का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। यह 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यहीं पे चौगान पोलो खेलते हुए उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगले हैं इल्तुतमिश ने 1210-1236 ईस्वी अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दशकों का एक दल बनाया, जिसे दुकान-ए-चलहगानी भी कहा गया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इकता कहा गया। इसका प्रशासन इकतादार होता था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। उसके बाद रजिया सुल्तान ने भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। उनका राज्य 1236 से 1240 के बीच में चला। रजिया सुल्तान ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट तथा कुलाह यानी टोपी धारण की थी। यानी रजिया सुल्तान ने पर्दे को पहनना छोड़कर वो टोपी और कोट धारण करती थी। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया के निहा किया।
अल्तुहिनिया से निगाह किया। रजिया सुल्तान बहादुर और बुद्धिमान होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, यानी पर्दा प्रथा का पालन यानी चेहरे को ढकना, यह प्रथा उन्होंने पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुरुषों की तरह दरबार चलाया और वे घुड़सवारी और युद्ध की कला में काफी निपुण थी। इन्होंने जनता के हित में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन कुछ अमीर और सरदार एक महिला का शासन पसंद नहीं करते थे, इसलिए अंत में विरोध और संघर्ष के कारण उनका शासनकाल जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी पहले के समय में यह अभी भी होता है कि जब कोई औरत शासन चलाती है तो उस पे बहुत सारे जो है विरोध आते हैं। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की महिला शक्ति और शासन का प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई मानी जाती है, उसी तरह से रजिया सुल्तान भी जो है मानी जाती हैं। बलबन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था बलबन, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र तत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए। पहले बलबन जो है वहां का एक मंदिर था, बाद में वह स्वयं ही दिल्ली के सुल्तान बन गए। उन्होंने सल्तनत को मजबूत और संगठित बनाया। बलबन ने फारसी ईरानी परंपरा का तर्ज पर जिजाद तथा पाबोस की प्रथा भी चलाई। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्साह की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण भी किया। बलबन की कुछ नीतियां थी। बलबन ने कहा कि लौह और रक्त की नीति अपनाई जानी चाहिए। अपराधियों और विरोधियों के प्रति बहुत कठोर थे। उन्होंने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना और दरबार के अनुशासन और सम्मान पर जोर दिया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और उन्होंने मजबूत जासूसी व्यवस्था बनाई ताकि विद्रोह की जानकारी मिल सके। बलबन को दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने और केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाने के लिए भी याद किया जाता है। आगे हम चलेंगे खिजली वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिजली वंश एक संस्थापक जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी था, जिसका शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। 1290 से 1296 तक उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट खिलोरवरी में बनाई। जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज तत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी का मूल नाम अली गुरसासप था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय यानी उसका जो उपाधि जो थी
सिकंदर द्वितीय थे। अलाउद्दीन खिजौली भारत की मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन किया। उसके सेना नायक मालिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने इनाम, मिलक तथा वफा भूमि को खलासा भूमि में परिवर्तित कर दिया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया, यानी जिसकी जमीन जितनी है उसको उतना ही लगान देना होगा। अलाउद्दीन ने सैनिकों को सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरू की। उसी समय जो है सैनिकों की भर्ती जो है नगद का वेतन देने की सीधी भर्ती हुई। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा भी शुरू की। आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1312 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का स्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी का मूल रूप जौन खा था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु कहा है। मोहम्मद तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए ये राजधानी परिवर्तन दुआ क्षेत्र में कर वृद्धि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। कराची एवं खुरासान विजय की योजना भी थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरण की, पर बाद में पुनः दिल्ली की राजधानी बनी। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे तथा इसे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए थे, पर यह योजना भी कतिपय कारणों से असफल रही, यानी किन्हीं कारणों से असफल रही। रेहाल पुस्तक का रचयिता मोरकोक का यात्री इब्न बतूत था, जो मोहम्मद बिन तुगल के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगल ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। फिरोज शाह तुगल 1351 से 88 ईस्वी अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। वह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर
सब्र वसूला, यानी वो पहला फिरोज शाह ने वो पहला शासन था जिन्होंने सिंचाई का भी जो है कर वसूला था। इससे पहले नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह ने एक दान विभाग दीवान ए खैरन की स्थापना की। उसने एक दास विभाग दीवान ए बंदगान की भी स्थापना की थी। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। यह कर विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और कुछ मुगल शासकों के समय लिया गया। मुसलमानों को यह कर नहीं देना पड़ता था। बदले में गैर मुस्लिम लोगों को राज्य की सुरक्षा और कुछ अधिकार पर दिए जाते थे। अकबर ने रजिया कर जो है समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने फिर इसे लागू कर दिया। रजिया कर भारतीय इतिहास का एक धार्मिक और प्रशासनिक नीति के रूप में माना जाता है। फिरोज शाह तुगल ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजी की रचना की। मुसलमान मोहम्मद शाह तुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंगर का दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की तथा उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिलजी खान तैमूर लंग का सेनापति था और उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहक बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन अल आलम शाह था, जिसे बहलूद लोदी ने अपदस्थत कर सैयद वंश का अंत कर दिया। उसके बाद लोदी वंश आया और लोदी वंश का शासक 1451 से 1526 तक चला। लोदी वंश का शासक बहलूल लोदी 1451 से 1488 ईस्वी तक था। उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। सिकंदर लोदी 1498 से 1517 ईस्वी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी में भूमि की मापन के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी हैं। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी भी बनाई। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान बना था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। यानी वो अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था और उसका अंत दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और पानीपत के युद्ध में
बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके वहीं पे सल्तनत का क्या क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, कमेंट में बताइए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध किस समय हुआ था, कमेंट बताइए। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। आज का उसके बाद हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी। मध्य काल में सर्वप्रथम दक्षिण के आलवर संतों द्वारा भक्ति का आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है। उन्होंने रामानंद ने का जन्म प्रयाग और इलाहाबाद, प्रयाग राज्य के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया, यानी विष्णु के जो अवतार राम थे उनको बनाया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं विजक में संग्रहित है। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक का जन्म